नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब तक हमने अजमेर के चौहान वंश की बात करी और अजमेर के चौहानों को हमने समाप्त कर लिया और अच्छे से समझा। इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं कि अजमेर के चौहान वंश से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उनकी हम बात करेंगे। पहले प्रश्न की बात करें तो जो पहला प्रश्न है कि अजयराज द्वारा अजमेर नगर कब बसाया गया। तो अजयराज चौहान जो है जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1113 ईस्वी में। तो 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना करी थी। और अजयराज की जीवन की और बातों की बात करें तो इन्होंने जो स्थापना करी अजमेर शहर की, उसके साथ ही इन्होंने अजमेर शहर के साथ अजमेर जो नगर इन्होंने बसाया वो है 1113 ईस्वी में। और साथ में अजमेर शहर के साथ इन्होंने यहाँ पे अजय मेरू दुर्ग का भी निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण इन्होंने कौन सी पहाड़ी के ऊपर करवाया था? बीठली पहाड़ी के ऊपर। बीठली पहाड़ी के ऊपर। और इसी वजह से अजमेरू दुर्ग का नाम गढ़ बीठली भी है। गढ़ बीठली भी इसका नाम है। तो अजमेरू दुर्ग का निर्माण भी किन्होंने करवाया? अजयराज ने। अजमेर शहर की का स्थापना भी किसने की? अजयराज ने। और अजमेरू दुर्ग के बारे में और बात करें तो इसका एक और नाम मिलता है जिसको हम राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर। तो ये तथ्य हमको देखने हैं, गढ़ बीठली, अजमेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर। और इसके एक और नाम की बात करें तो तारागढ़। तारागढ़ नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हमने लेक्चर में बात कर ली है कि पृथ्वीराज सुसाध्याय की जो पत्नी थी जिनका नाम तारा था, और इसके मरम्मत का कार्य करवाया पृथ्वीराज सिसोदिया ने और अपनी पत्नी के कहने पर करवाया, तो इसलिए इस दुर्ग का नाम तारागढ़ भी मिलता है। तो अजयराज के बारे में हमने बात करी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। अगला प्रश्न है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो वासुदेव चौहान, हर्णोराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो है वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान की बात करें तो इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कब करी थी? चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो 551 ईस्वी में या फिर 6ठी शताब्दी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी। और किस क्षेत्र में करी? शपाद लक्ष क्षेत्र या फिर सांबर का क्षेत्र। इसलिए इन चौहानों को हम क्या बोलते हैं? शाकंभरी के चौहान या फिर सांबर के चौहान या फिर सांबर के चौहान। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का चौहानों के विषय में मत है कि चौहान के विषय में क्या मत है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का? पहला ऑप्शन है अग्निवंशी सिद्धांत, दूसरा है शक और शीथियन, तीसरा है ब्राह्मण वंशीय और चौथा ऑप्शन है सूर्यवंशीय। अगर अग्निवंशीय सिद्धांत की बात करें तो अग्निवंशीय जो सिद्धांत के इसका मत कौन करता है? इसका मत जो है वो चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, ये इस मत का समर्थन करते हैं कि जो चौहान थे
वो अग्निवंशीय थे। इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। ठीक है। जब प्रतिहार, परमार और चालुक्य जो थे उनकी उत्पत्ति भी अग्निवंश से मानी जाती है। लास्ट में जो अंतिम वंश आया जो अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ के, वो था चौहान। तो ये मत का जो समर्थन करते हैं वो चंद्रमराय, मोणोत्नेसी और सूर्यमल मिश्रा, ये इस मत का समर्थन करते हैं। जबकि शक और शीतियन, इनको किसने कहा? शक और शीतियन क्या? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इनको शक और शीतियन जाति के मानते हैं। जबकि ब्राह्मण वंशीय किस अभिलेख में बताया गया है? तो बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंशीय थे। ठीक है। और चौहानों को ब्राह्मण वंशीय इस शिलालेख में माना गया है। डी.आर. भंडारकर भी इनको ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है सूर्यवंशीय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा किस मत का समर्थन करते हैं? वो इस मत का समर्थन करते हैं कि जो चौहान थे वो सूर्यवंशीय थे, सूर्यवंशी माने जाते हैं। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो समर्थन है इस मत में, वो कौन करता है? दशरथ शर्मा करते हैं। ईश्वरी प्रसाद भी इसी मत का समर्थन करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। तो जो आना सागर झील है इसका निर्माण करवाया अर्णोराज ने, या फिर जिनको हम आनाजी भी कहते हैं। तो अर्णोराज और आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब आना सागर झील को देखकर कौन सा ऐसा शासक था जो इतना प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ पर इसके किनारे बारादरी छतरी का निर्माण करवाया? तो इसके उत्तर की हम बात करें तो वो थे शाहजहां। तो आना सागर झील, मान लो ये आना सागर झील है, इसके किनारे पर बारादरी जो छतरी का निर्माण करवाया वो करवाया शाहजहां ने। और अगर जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर ने भी आना सागर झील के किनारे एक उद्यान का निर्माण करवाया जिसे हम सुभाष उद्यान कहते हैं। सुभाष उद्यान, इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। सुभाष उद्यान या फिर इसका दूसरा नाम है दौलत बाग। दौलत बाग। और उसी के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। तो आना सागर झील किसके किनारे है? आना सागर झील के किनारे क्या क्या है? सुभाष उद्यान या दौलत बाग और बारादरी। सुभाष उद्यान का निर्माण तो जहांगीर ने करवाया है, जबकि बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है कि विग्रहराज चतुर्थ किसकी कृति है? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि विग्रहराज चतुर्थ की कृति कौन सी है? विग्रहराज चतुर्थ ने क्या लिखा था? कौन सी कृति थी जो उन्होंने बनाई थी? विग्रहराज चतुर्थ के उपनाम की बात करें तो इनको विशल देव भी कहा जाता है। विशल देव हो गया, कवि बांधव या कटी बांधव भी इनकी उपाधि है। कवि बांधव भी इनको कहा जाता है, कवि बांधव। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा क्या लिखा गया था? किसका इन्होंने सर्जन किया था? क्या इन्होंने बनाया था? तो पहले बात करें, पहला ऑप्शन विशल देव रासो। विशल देव रासो इनके द्वारा नहीं बनाया गया। इसको ये जो है ये इनके दरबारी हुए, उनका नाम था नरपति नाले। तो नरपति नाले की कृति है विशल देव रासो। ललित विग्रहराज की बात करें तो ये सोमदेव ने लिखा।
सोमदेव ने ये नाटक लिखा? ललित विग्रहराज। तो इसका सही ऑप्शन है हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक जो है वह विग्रहराज चतुर्थ की कृति है। ठीक है, हरिकेली नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आला व उदल किसके सेनापति थे? आला और उदल की बात हम कर रहे हैं, और आला उदल किसके सेनापति थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है जयचंद गढ़वाल, दूसरा ऑप्शन है राजा भोज, तीसरा है परमर्दी देव चंदेल, और डी है शिहाबुद्दीन गोरी। जयचंद गढ़वाल की बात करें तो ये कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक है, जिनकी पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। तो इसका जो सटीक आंसर है वह है परमर्दी देव चंदेल। 1182 के युद्ध की बात करते हैं, महोबा के युद्ध की। महोबा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान वो परमर्दी देव चंदेल के मध्य। परमर्दी देव चंदेल महोबा के शासक थे, और इनके जो दो सेनापति थे उनका नाम था आला व उदल। तो इस महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के बाद आला और उदल मारे गए थे, और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी और परमर्दी देव चंदेल की इसमें हार हुई थी। तो यहाँ पे आला उदल की हमने बात की कि आला उदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव चंदेल के। शिहाबुद्दीन गोरी कौन था? जो मोहम्मद गोरी है, गजनी का शासक, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हासिल की, वो है शिहाबुद्दीन गोरी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन के प्रथम युद्ध 1191, 1192, 1119 और 1109 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच हुआ तराइन का प्रथम युद्ध? गजनी के शासक मोहम्मद गोरी और अपने अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति की बात करें तो इनका जो सेनापति था वो था चामुंड राय। चामुंड राय, तो इनके सेनापति का नाम था चामुंड राय। तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल हो गया था और इस युद्ध के मैदान से वो भाग गया था। तो इसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वानों की मैं बात करूं तो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई हो गया, जयानक हो गया, वागीश्वर, ठीक है। और बात करें तो जनार्दन, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, ठीक। तो ये इनके दरबारी विद्वान थे। तो विद्यापति गौड़ इनके दरबारी विद्वान हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वागीश्वर दत्त भी दरबारी विद्वान है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जयानक भी इनके दरबारी विद्वान थे, इनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। और चंद्रबरदाई की कौन सी पुस्तक थी, याद है क्या? चंद्रबरदाई की पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो।
तो ये दोनों ध्यान रखना। जयानक में शब्द आ रहा है जय, जय मतलब विजय, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक तो जयानक है, जबकि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई ने लिखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमदेव। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन नहीं था? वो सोमदेव नहीं था। सोमदेव किसके दरबारी विद्वान थे? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे कौन? सोमदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। यह भी हमने देख ही लिया कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है, क्योंकि इसमें जय शब्द आ रहा है। तो इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। चंद्रबरदाई की बात हमने की, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। ठीक है, नरपत जी जो नाले हैं, नरपत जी नाले की हम बात करेंगे तो ये किसके विद्वान हैं? ये विशल देव के विद्वान है, विग्रहराज चतुर्थ के विद्वान है, और इनकी जो कृति है वह है विशल देव रासो। विशल देव रासो। तो इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखा, विशल देव रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? ऑप्शन है वाघेली महिला, ऑप्शन बी श्यामूबाई, ऑप्शन सी कर्पूरी देवी, और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, वही इनकी संरक्षिका हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान की अगर और बात करें हम तो मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे। 11 वर्ष की आयु में शासक बने। इनके शासनकाल की बात की जाएगी तो ये 1177 से 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1166 ईस्वी में। तो इसमें 11 साल जोड़े तो 1177 में ये शासक बन गए थे। तो इनके पिता की माता तो है कर्पूरी देवी, और जो पिता है इनके, उनका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे अजमेर के चौहान वंश से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के इतिहास के और वंशों की बात करेंगे, उनको समझेंगे। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।